अलग जगहों से सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही हैं कि अभी भी हाई अलर्ट वहां पर है या फिर अब वहां पे आपको लग रहा है कि सुरक्षा बल भी थोड़े से कम संख्या में नजर आने लगे हैं? देखिए, पूरे यूपी की यदि बात की जाए तो हम्म। प्रदेश में हाई अलर्ट अभी जारी है, और जगह जगह, या ये कहा जाए कि शहर के उन जगहों पे जहां पे सबसे ज्यादा रस होता है, संवेदनशील है, और जहां से कुछ दुर्घटना घटना की आशंका है, उन जगहों पे अभी भी पुलिस मुस्तैद है, पूरी अपनी निगरानी रखी हुई है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस हाई अलर्ट में जो सबसे खास बात देखी गई वो ये देखी गई कि पुलिस जन या फिर जो दूसरे सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरे तरीके से चौकन्ने दिखे। पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि बहुत बड़े संख्या में है। पहली बार ये रहा कि लोगों ने न केवल ड्रोन उड़ाया, बल्कि ये कहा जाए कि ड्रोन से भी नजर बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि ड्रोन का प्रयोग पहले भी घटनाओं में हुआ है, पहले भी सुरक्षा कारणों से हुआ है, लेकिन जो संख्या थी ड्रोन की वो निश्चित तौर पर इस बार बढ़ाई गई है, और दूसरे ढंग से, या ये कहा जाए कि एक नए रणनीति के तहत इसे प्रयोग किया गया। तो समझा जा सकता है कि यदि किसी चीज को रोकना है तो प्रशासन की मुस्तैदी कारगर होती है, और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरीके से अपने मुस्तैदी को कारगर होने को दिखाई दे रहा है, दिखाने का प्रयास भी कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जाएगा कि उनकी सराहना की जा सकती है कि वो इसमें पूरी तरीके से सफल रहे हैं। बात यदि हम बगल के जनपदों की करें या पूर्वांचल की बात करें, तो पूर्वांचल से सटा हुआ बनारस और बनारस से सटे हुए दूसरे प्रदेश, इन जगहों पे भी जो चेकिंग के आलम है या फिर निगहबानी की आलम है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और मुस्तैद होने के साथ ही साथ जो संवेदनशील जगह है, या ये कहा जाए कि जो लोग ऐसे हैं जिन पे कुछ नजरें रखी गई हैं, उन्हें बारी बारी से या बाकी समय से थोड़ी थोड़ी देरों में न केवल चेकिंग की जा रही है, बल्कि उनसे ये ताकीद किया जा रहा है किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें जवाबदेही बनाया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। तो समझा जा सकता है कि लोग भी जो हैं वो अपने आप को सेफ मोड में चल रहे हैं। उनके द्वारा कोई ऐसी बयानबाजी या ऐसी कोई घटना या फिर कोई ऐसा कुकृत्य नहीं किया जा रहा है जिससे अशांति हो। तो पूरे प्रदेश के साथ साथ बनारस में और उसके आसपास के जिले में, या ये कहा जाए पूर्वांचल में, शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन जो आपका प्रश्न है, रेड अलर्ट जारी है, और ये जारी रहने का अभी जहां तक अधिकारियों से बात करें, उनका साफ साफ कहना है कि ये जारी रहेगा अभी, और ये हालात कुछ दिनों तक ज्यों की त्यों देखी जाएगी। जी बिल्कुल, और अभी भी अलर्टनेस रहेगी और ये ज़रूरी भी है, और सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए भी सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दृष्टि, और ये देखिए इस जवाबी कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह से चर्चा में रहे हैं, और एक वक्त था जब हमने S-400 को जब खरीदा था तो लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा था कि आखिर क्या जरूरत है इतना पैसा बर्बाद करने की। डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूत बनाया गया और जो बजट उसको एलोकेट किया गया है, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि इतना ज्यादा बजट देने की क्या जरूरत है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने यह हमला किया या पाकिस्तान पर हमने ये जवाबी कार्रवाई की है, तो इससे पता चलता है कि डिफेंस पर जो पैसा खर्च किया गया था वो आज सफल होता हुआ दिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे नागरिक हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि कुछ नागरिकों को हमने जरूर बॉर्डर पर खोया है, तकरीबन 20 नागरिकों की मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से की गई वो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर दी गई हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हमारा एयर डिफेंस इतना बढ़िया था कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन साबुत बच के नहीं जा पाया, सबको हमने ख़त्म कर दिया, और उनका एक भी जो निशाना था वो सटीक नहीं बैठा। और उन्होंने कई तरह की फेक न्यूज़ भी फैलाई हैं कि हमने भारत के कई ठिकानों को निस्तनाबूद किया है, हमने उनके एयरपोर्ट को उड़ा दिया है, हमने उधम एयरपोर्ट एयर स्टेशन बेस पर किया है। वो सब जिस तरह से कर्नल कुरैशी ने बताया कि सारी अफवाहें झूठ थी, और कुछ भी नहीं भारत को उतना नुकसान हुआ जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उनका हमने पानी बंद किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से गलत अफवाहें उड़ाई गई उन सबको हमारी सेना ने निस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि सब फेक है, नागरिक हमारे कई बॉर्डर पे खोए गए हैं। वो उसका यही एक रीज़न रहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान देखिए लौट कर वापस आता है, सीज़ फायर पर सहमति बनने के बाद भी जिस तरीके से उसने तोड़ा है उसको सीज़ फायर को। और अब भी आज DGMO की बातचीत होनी है, देखिए क्या बातचीत निकलती है सामने, क्योंकि अभी इसलिए हर शहर में हाई अलर्ट है, और अभी दिल्ली में भी हाई अलर्ट है, साथ ही कई शहरों में हाई अलर्ट है। अभी ये रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारे जिन 26 नागरिकों ने निशाना बनाया गया वो कहाँ छुपे हैं कश्मीर में, अभी उनको ढूंढा जा रहा है, ताकि उनको ढूंढने के बाद ही ये पता चलेगा कि वो लोग अभी कहाँ हैं। और जिस तरीके से एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है मैपिंग का, उसको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत पहले सेना ने कहा था कि एकदम से इन्होंने हमला नहीं किया, ये कहीं ना कहीं कश्मीर में छुपे हुए हैं। और जिस तरीके से इनका सेल स्लीपर सेल काम करता है वो अभी लगातार
क्रियाशील है, गतिशील है, तो उसको ढूंढ करके मारने का पहला हमारा ये काम रहेगा। और फाइनली देखिए जिस तरीके से बॉर्डर्स पे बात चल रही है, तनातनी है, तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो आज की मीटिंग में फाइनल होगा कि क्या पाकिस्तान चाहता है और भारत उसका कैसे जवाब देगा। बिल्कुल ठीक है दृष्टि। रमन हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। रमन, क्योंकि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा अब लगातार हो रही है, 1971 की युद्ध की बातचीत हो रही है, दोनों की तुलना की जा रही है। ऐसे में शशि थरूर का बयान सामने आता है, वो कह रहे हैं कि 1971 में जो युद्ध हुआ था वो और आज की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अलग है। सैन्य संघर्ष जितना लंबा चलेगा उतनी ज्यादा जान माल का नुकसान दोनों ही तरफ होगा। ऐसे में भारत की प्राथमिकता यही है कि जान माल का नुकसान ना हो। तो सीधे तौर पर वो संदेश वो ये देना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि समझे लोग इस बात को कि दोनों की स्थितियां अलग थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दोनों की अगर हम बातें करें, जो 1971 में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जो युद्ध लड़ा गया था वो एक कन्वेंशनल वॉर थी, लेकिन इस बार जो है ये हमने एक तरह से अपनी जो 26 लोगों को खोया था उसका हमने बदला लिया था। और हमने किसी भी तरीके से सबसे पहले ना तो पाकिस्तानी की आर्मी या पाकिस्तान की जो जनता है उस पर किसी तरीके से टारगेट किया था। हमने सिर्फ उनको टारगेट किया था जिन्होंने हमारे 26 लोगों को जान ली थी, हमारे 26 बहनों की मांग का सिंदूर जो है वो उजाड़ा था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी तरफ से लॉन्च किया गया था। ये कोई अभी कन्वेंशनल वार नहीं थी। किसी भी सेना के जवानों ने बॉर्डर या एलओसी को जो है वो पार नहीं किया था। उस समय तो हालात जो है वो पूरी तरीके से बदल गए थे। हो सकता था ये यहाँ से एस्केलेट हो सकता था, आगे बढ़ सकता था, लेकिन जिस तरीके से देश की सरकार ने विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया कि देखिए यहाँ से जो हमने अपना अचीव करना था, जो हमें टारगेट अचीव करने थे, वो टारगेट हमने अचीव किए। उसके बाद पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो मिस एडवेंचर किया गया उसका भी हमने करारा जवाब दिया। अब इससे आगे अगर बढ़ता तो फिर अगर जो लोग स्थानीय लोगों की या फौजियों की जान जाती तो भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करती कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि युद्ध लड़ना पड़ गया। तो ये आप समझिए विपक्ष का काम है आलोचना करना और सरकार को देखना है कि आखिरकार किस तरीके से हम अपने आवाम की भी रक्षा करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो खुलकर जवाब भी देंगे। तो दोनों चीजों को जो है वो अचीव किया है भारत की सरकार ने। और अभी हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, ये अभी आगे और इसकी कार्रवाई हो सकती है। जो हमने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे 23 तारीख को जो सीसीएस की बैठक हुई थी, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना हो, चाहे ट्रेड जो है हमने सस्पेंड कर दिया था, हमारे जो एयर स्पेस है उसको हमने पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था, साथ ही साथ में जो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उन पर पाकिस्तान के जहाज़ों के आने जाने की पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। अटारी बॉर्डर पर जो है वो हम देखें तो वहाँ पर से भी जो ट्रेड होता था या जो भी सेरेमोनियल होती थी उन सब पर जो है हमने रोक लगा दिया था। पाकिस्तानी जितने भारत के अंदर थे उनको हमने वापस भेज दिया है। पाकिस्तान के जो उच्चायोग है वहाँ पर जो संख्या थी उसको कम कर दिया। तो जो सैंक्शंस लगाए थे उसमें किसी भी तरीके की कटौती नहीं होगी। और आपको ये समझना होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध या फिर न्यूक्लियर युद्ध की धमकी दी जानी शुरू हुई थी, जिस दिन सीसीएस की पहली बैठक 23 तारीख को हुई थी और हमने डिप्लोमेटिक डिसीजन लिए थे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर उसको एबेंस पर डालकर, उसके बाद से ही पाकिस्तान की तिलमिलाहट जो है वो शुरू हो गई थी और पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर वॉर की जो है वो धमकी दे रहा था। तो युद्ध कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमने तो सीधे तौर पर जो हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। और रमन, ये भी कहा जा रहा है कि जो अगला एस्केलेशन था, जो एस्केलेशन की जो सीढ़ी थी उस पर हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे थे और ये कोई भी नहीं चाहता था, खासतौर से अमेरिका, क्योंकि जिस तरह से देखिए वो भारत के साथ भी ट्रेड करता है, पाकिस्तान के साथ भी करता है और ये एक वाइज डिसीजन माना जा रहा है। जो लोग वाकई समझते हैं इन हालातों को वो कह रहे हैं कि एक अच्छा फैसला ये लिया गया है क्योंकि जंग किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम अब बैलिस्टिक मिसाइल्स के फायर तक पहुंच चुके थे, पाकिस्तान की तरफ से भी अल-फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दिल्ली को टारगेट कर जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसे हमने सिरसा में इंटरसेप्ट किया और उसे मार गिराया। लेकिन हमारे ब्रह्मोस ने वहाँ पर जितने भी एयरबेस स्टेशन थे उनके करीबन 11 के करीब में, जिनको हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके हैंगर, उनकी जो रनवे है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से अगर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ताकत नहीं थी, ना तो उसके पास इतने ड्रोन बचे थे, ना ही इतनी मिसाइलें थी और ना ही इतनी पावर उसके पास सैन्य शक्ति थी कि वो उस कन्वेंशनल वार सीधी तरीके से लड़ सकता था। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ पर नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो एक बैठक हुई थी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी पाकिस्तान की है, जिसको लेकर अमेरिका को भी ये चिंता हो गई थी कि कहीं पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल जो है वो इंडिया के खिलाफ ना कर दे। तो ये जो है वो एक बड़ा एक चिंता का विषय जो है वो पूरे विश्व के लिए बना था, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार एस्केलेट होती तो फिर हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों
लोगों की मौत जो है वो होती, और इसके लिए फिर सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे पर खड़ा किया जाता विपक्ष की तरफ से। तो ये देखना है कि सरकार ने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, सरकार ने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया, जो टारगेट एयरफोर्स या आर्मी को दिए गए थे वो ध्वस्त कर दिए। ये जरूर है कि हमारे कुछ सिविलियंस की जो जानें हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान की तरफ से हैवी वेपनरी का इस्तेमाल किया गया वहाँ गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान जो वॉर में होता है उतनी उस हद तक जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा है। इसीलिए भारत सरकार ने जो है ये समझा है, अब भारत सरकार ने अगर कुछ सोचा है समझा है तो कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही फैसला लिया है। बिल्कुल, भारत सरकार ने सोच समझ कर ही फैसला लिया है दृष्टि। और जो पहलगाम में आतंकी हमला होता है वहां पे जो लोगों की जानें चले गए उनके परिजन भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के फैसले को हम राष्ट्रहित में मानते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सचेत आपको रहना होगा। पाकिस्तान की फितरत में है धोखा देना, दगाबाजी करना। पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है कि कुछ भी नुकसान भारत को पहुंचा सकता है। ऐसे में हमें सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपनी सुरक्षा को हमें अभेद्य रखना होगा। कि कूटनीतिक तरीके से हम लोग जवाब देते हैं, आर्थिक तरीके से, और हमारे पास सैन्य बल भी इतना अच्छा है, हम अपने देश को युद्ध में झोंक नहीं सकते। क्योंकि देखिए, अगर युद्ध में झोंकने का मतलब है आर पार की लड़ाई करना, हजारों नागरिकों का मारा जाना, हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी साथ में लेकर के चलना है। जिस तरह हम लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं, हम एक विकासशील देश बन रहे हैं, हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऐसे में देखते हुए प्रधानमंत्री का जो निर्णय है, जो हमारी सेनाओं का निर्णय है, वो साफ है कि हम देश को युद्ध में नहीं झोंकेंगे, लेकिन हाँ, हम उन आतंकवादियों को छोड़ेंगे भी नहीं। और उनके सटीक आतंकी निशानों पर हमने मार की है और डायरेक्ट हमने टारगेट को अचीव किया। ये हमारी सेनाओं ने भी कहा है, हमने सीधे उन आतंकियों पर मार किए जिनके आका वहाँ पर थे। अब देखिए, जिस तरह उन्होंने आतंकी पूरे देश में फैला रखे हैं, पाक ऑफेंसिव कश्मीर में भी हम लोगों ने लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, कई स्लीपर सेलों को हमने खत्म किया है और हमारी सेना अभी भी उसको ढूंढ रही है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोग आर्थिक और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जवाब देंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि पहले भी यही हुआ था, उन्होंने कहा था कि नहीं, जल संधि को आप शुरू कर दीजिए, लेकिन भारत ने यही कहा था कि देखिए, जब तक कोई बातचीत नहीं होगी तब तक हम कोई भी आपस में इस तरीके का नया संबंध नहीं बनाएंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे आपस में। पहले आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आज भी भारत उसी पर अटक है कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। भले ही इसमें तीसरा देश आए, हाँ, विपक्ष ने इस बात को जरूर उठाया कि देखिए, तीसरा देश बीच में क्यों आया। उनका यही फैसला है कि विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं और तीसरे देश को बीच में ना आने दें। भारत और पाकिस्तान का फैसला आमने सामने का होगा। तो विपक्ष भी यही चाहता है कि हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। जो वो भी कदम ले रहे हैं बिल्कुल सही है और जंग इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन एक सबके साथ मिलकर के बैठक की जाएगी तो एक सारा चीज़ें साथ में आएंगी। साथ ही विपक्ष इस चीज़ की भी मांग कर रहा है कि 18 दिन में जो भी कुछ हुआ हमसे बात करे, सरकार हमें बताए, क्या पता हमारे पास भी कोई चीज़ें ऐसी हों जो हम रख सकें। तो यही एक मेन अभी मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर के, लेकिन आज देखिए जो मीटिंग होनी है सब निर्भर उसी पर करता है। बिल्कुल, और ये मानिए कि संतोष, जिस तरह से अब अलर्ट तो जारी है ही है, लेकिन लगातार इनपुट्स ये भी मिल रहे थे कि जो आतंकी हैं वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते हमने देखा उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके जो काफ़ी सेंसिटिव माने जा रहे थे वो अलर्ट पर कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि ये जो सब घटना घटी है उसमें बड़ी बात निकल कर ये आई है कि भारत ने ये फैसला ले लिया है कि अब अगर कोई आतंकी घटना घटती है तो सीधे तौर पर उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी यहाँ पर अगर कोई भी आतंकी किसी भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसे, यानी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि वही आतंकी फैक्ट्री है। और अब ये कह सकते हैं बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। कि पाकिस्तानी फितरत जो है वो सदैव से दोरंगी रही है और यही वजह है कि भारत सरकार सेफ मोड में आते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया, जैसा कि आपने भी कहा, एक डिसीजन लिया कि अब यदि कोई अटैक होता है तो उसे हम वार मानेंगे और वार माना जाएगा। साफ साफ मतलब है कि देश के साथ साथ विदेश को भी ये जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर साफ साफ इस बात का संदेश देना है दूसरे देशों को कि हम अपने सीमा क्षेत्र में किसी भी दूसरे देश के प्रवेश को कभी भी नहीं चाहेंगे और इसे परमिशन भी नहीं देंगे। साफ साफ बात है कि ऐसा जो करेगा उसे न केवल हम युद्ध की श्रेणी में लेंगे बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तो समझा जा सकता है कि सरकार की जो विदेश नीति है, सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो बड़ी स्पष्ट और बड़ी साफ है। वो साफ साफ ये समझाना चाह रहा है अपने उन देशों को जो उनके मित्र हैं या फिर उनके ऊपर अपनी टेढ़ी नजर या ये कहा जाए कि कुटिल दृष्टि डाल के रखते हैं, उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत से पंगा लेना, भारत के ऊपर किसी भी ढंग की कुदृष्टि करना उनके लिए घातक होगा और शायद
इसी राजनीति के तहत इस बात की भी घोषणा की गई कि अब जो किसी ढंग की अटैक होगी या फिर कोई घटनाक्रम क्या होगा, उस घटनाक्रम को युद्ध की श्रेणी में लेंगे और युद्ध का जवाब युद्ध की तरह देंगे, या ये कहा जा सकता है नहले पे दहले का प्रयास किया जाएगा। तो साफ साफ बात है कि सरकार अपने नीति को क्लियर कर रखी है उन लोगों के लिए जो इनके आलोचक थे, उन लोगों के लिए जिनकी नजरें भारत और पाकिस्तान के इस तनाव पे थी, या ऐसा भी कहा जा सकता है उन लोगों के लिए जिनके मन के अंदर कुछ दुविधा है या फिर कुछ बातों को लेकर संशय बना हुआ है। तो साफ है कि सरकार और सरकार की पॉलिसियां बड़ी स्पष्ट हैं, खास करके आतंकवाद से जुड़ी हुई, आतंकवाद रोकने के लिए, या ये कहा जाए कि जैसा भारत सरकार ने पहले भी कहा था कि ये आतंकी घटना का जवाब है, ये युद्ध नहीं है। साफ साफ मतलब है कि सरकार ये बात साफ साफ जताना चाहती है उन लोगों को कि ये हम युद्ध नहीं कर रहे हैं और युद्ध के परिणाम इससे ज्यादा भयावह हो सकते हैं, बिल्कुल युद्ध के परिणाम इससे ज्यादा भयावह हो सकते हैं। और भारत ये पहले सरकार साफ कर चुकी है कि जिस तरीके से आपने आतंकी हमला किया पहलगाम में, धर्म पूछकर आपने मारा गया, निर्दोष लोगों को आपने मारा, नागरिकों को आपने टारगेट किया, ये उसका जवाब आपको दिया जा रहा है। रमन, जिस तरीके से पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई आतंक के ठिकानों पर की गई, इसकी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के तहत देते हुए भारतीय सेना ने जो 5 नाम गिनवाए कि इन 5 आतंकियों को हमने ढेर कर दिया। मुदस्सर खान एक नाम, हाफिज मोहम्मद का नाम सामने आया, मोहम्मद यूसुफ अजहर का नाम, खालिद का नाम सामने आया, मोहम्मद हसन खान का। ये 5 आतंकियों के नाम सामने रखे गए। इन्हें तो ढेर कर दिया गया है। अब क्योंकि जिस तरीके से आतंक पर कार्रवाई हो रही, जाहिर सी बात है चुप वहां पे पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे वो बैठेंगे नहीं, उनकी तरफ से कोई ना कोई साजिश वहां पे अभी रची जा रही होगी कि अब हम आगे कैसे क्या करें। भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की जाएगी या फिर से आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश वो करेंगे। इनके अलावा और कौन से वो आतंकी है रमन जिन पे अभी हिंदुस्तान को, भारत सरकार को, खुफिया एजेंसीज को नजर रखने की जरूरत होगी? देखिए, अभी अगर बात करें तो 2 सबसे बड़े आतंकी जो भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं, जिसमें हाफिज सैयद का नाम है, जो 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसका मास्टरमाइंड था। हालांकि उसके साथ जुड़े हुए जितने भी आतंकी थे उनको मरकज़ तोयबा जो मुरीदके में हमने आतंकी कैंप को ध्वस्त किया है उसमें हमने मार गिराया है। लेकिन हाफिज सैयद को क्योंकि उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया था, किसी न्यूक्लियर बंकर में सेव करके रखा हुआ था, इसलिए उस पर जो है उसकी अभी कोई जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आई। दूसरा नाम जो है मौलाना मसूद अजहर का है, जिसने कई कट्स जो हैं वो भारतीय सरजमी को दिए हैं। जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हो, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, इस तरीके से पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ है, उड़ी में आतंकी हमला हो, तो इन सब चीज़ों में जो है वो मौलाना असद मसूद जो है उसका नाम था। लेकिन उसके परिवार के 14 लोगों को मौत जहन्नुम जो है वह भारतीय वायुसेना ने जो है पहुँचा दिया है। और जिस तरीके से वो अब बिलबिला रहा था कि शायद काश मैं भी इस हमले में जो मारा जाता, क्योंकि बिल्कुल अकेला रह गया। उसके बेटे, उसके भाई, उसके जीजा, उसकी बहनें, सबको जो है वो एक ही झटके में जो है वो जहन्नुम में पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकी संगठन है, निश्चित रूप में ये चुप बैठने वाले नहीं है। थोड़ी देर शांत रहेंगे, उसके बाद फिर अपनी खुराफात जो है उनकी तरफ से शुरू कर दी जाएगी। किसी न किसी तरीके से आतंकी हमले कर यहाँ पर जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तोयबा हो, उनकी तरफ से धमकी ये देना शुरू भी कर दिया गया है कि इसका बदला जो है वो हम लेकर रहेंगे, जिस तरीके से हमारे आतंकी कैंपों को जो है वो ध्वस्त किया गया है। अब ये आपको ये समझना होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 तारीख की रात को भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर शुरू किया था, उसमें 25 मिनट के अंदर हमने ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 9 लोकेशंस हमारे टारगेट पर थे जहां पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। तो आप ये समझिए कि 25 मिनट के अंदर हमने पिछले 25 साल के जो आतंकी कृत्य थे उसका बदला जो है वो देश की सेनाओं ने लिया है। वो 2001 से लेकर 2001 में पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में हमला हुआ, उसके बाद सिलसिले तौर पर तरीके पर आप देखेंगे तो बीच बीच में गैप में कोई ऐसे बड़े आतंकी हमले होते रहे, जिसमें पठानकोट का आतंकी हमला है, 26/11 का जो मुंबई का सबसे बड़ा टेरर अटैक जो है लश्कर तोयबा की तरफ से किए थे। तो उनके जितने भी ऑपरेशनल कमांडर्स थे, उन जिनकी निगरानी में उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उनको जो है वो पूरी तरीके से मौत के घाट उतारने का काम जो है वो हमारी सेनाओं ने किया है। इसीलिए हमने कहा कि हमने अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। ये जरूर है कि अभी मौलाना असद मसूद और हाफिज सईद जो है वो जिंदा है, और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक भारत चैन की सांस नहीं लेगा। इसीलिए हमने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी रहेगा, और आने वाले दिनों में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके के अटैक्स जो हैं,
टेररिज्म के खिलाफ, टेरर ठिकानों के खिलाफ जो है वो आगे भी हमारी सेनाएं जो हैं वो करती रहेंगी। अब देखना ये होगा कि आज 12 बजे जो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बैठक होती है उसमें आखिरकार चर्चा क्या होती है, क्योंकि भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर को लेकर जो भारत का हिस्सा है उस पर कोई बातचीत नहीं होनी है। अगर बातचीत होनी है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की होगी, वो हमें हैंड ओवर करे। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को अभी भी अवेंस पर रखा जाएगा, उस पर कोई चर्चा जो है वो नहीं की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान इस बात को लेकर कोशिश करेगा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से बातचीत उस पर करने की कोशिश करे, लेकिन भारत ने उसको लेकर स्पष्ट जो है वो निर्देश दिए कि उस पर कोई बातचीत जो है वो आगे नहीं होगी। जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं वो पूरी तरीके से खत्म रहेंगे। बात होगी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर खत्म करने को लेकर और पीओके को हमें हैंड ओवर करने के साथ साथ में जो 2 बड़े आतंकी हैं जो जिनके ऊपर यूएन का सैंक्शंस भी लगा हुआ है, यूएन की तरफ से डेजिग्नेट किया गया है, उनको भारत को हैंड ओवर किया, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर कई ऐसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, हमारे कई ऐसे निर्दोष लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से वो हमारे दुश्मन नंबर 1 है। और जब तक वो भारत के कब्जे में नहीं आ जाते या भारत उनको मार नहीं गिराता है तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, और जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है संतोष, और ये बात साफ की जा चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। लोगों के मन में ये सवाल अब उठ रहे थे कि क्या हमने पाकिस्तान को यूं ही छोड़ दिया है, क्या हम जवाबी कार्रवाई जो हम कर रहे थे उसमें हम पे हार गए क्या? लेकिन ये समझना होगा लोगों को कि हम हारे नहीं है, ना हमारी भारतीय सेना हारी है। सेना की तरफ से जिस तरीके का शौर्य दिखाया गया, जो पराक्रम दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ हम जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। हमने सिर्फ इतना यहाँ पे समझाने की कोशिश पाकिस्तान को की है कि आपके आम नागरिकों को निशाना हमें नहीं बनाना है, आपके यहाँ जो आतंक के ठिकाने उन्हें हमें ध्वस्त करना है। और पहलगाम में जो आपने आतंकी हमला किया उसका जवाब हमने ले लिया है, लेकिन अगर इसके बाद में कोई कायरतापूर्ण हरकत आप करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। संतोष गीतू, देखिए इसमें 2 राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये जारी रहना भी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, साफ सी बातें हैं कि आतंकवाद कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि रही बात अपने देश की, भारत की, तो भारत आतंकवाद से शुरू से परेशान रहा और खास करके इस आतंकवादी गतिविधि में पाकिस्तान या ये कहा जाए कि पड़ोसी देश ने भरपूर भूमिका निभाई, या ये कहा जाए कि उसे पालने पोसने में पूरी मददगार साबित हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि आतंक का ये पाठशाला है, आतंक की ये नर्सरी है, और इस नर्सरी को यदि तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए तो इसमें गलत भी क्या होगा, इसे लोग भी मानते हैं। ये अलग चीज है कि राजनीतिक स्टंट के तहत लोगों के बयान बदल सकते हैं, शब्दों का चयन अलग हो सकता है, लेकिन जो दिल में चलता है वो साफ चलता है कि आतंकवाद वो नासूर है जिसे निकाल फेंकना आज के समय में, जहाँ पे हम चांद-तारों की बात करते हैं, जहाँ हम विकास की बात करते हैं, जहाँ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे आतंकवाद जैसी चीज, छद्म युद्ध, कई चीजें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत तो कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। इस बात का मैसेज चाहे वो प्रधानमंत्री हो या उनके कैबिनेट के लोग हों, उन्होंने साफ साफ दिया है। रही बात हार और जीत की, तो युद्ध ये था ही नहीं, लिहाजा इसमें हार जीत की बात होनी भी नहीं चाहिए। ये जवाबी कार्रवाई था और जवाब हम लोगों ने भारतवर्ष की ओर से भरपूर दिया गया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आगे क्या करेगा ये तो अलग चीज होता है, लेकिन ये भी तय है कि भारत का रुख पहले से या इस बार से ज्यादा सख्त होगा, और होना भी चाहिए। ये लोगों का भी मानना है कि भारत का रुख सख्त होना चाहिए। तो अब देखने की बात ये होगी कि पाकिस्तान इसका कितना सबक लेता है, इस परेशानी से बचने के लिए वो अपने आप को इस कृत्य से कितना अलग रखता है। ये तो एक अलग बात हो गई, देखने की बात होगी। लेकिन बिल्कुल बड़ी बात है कि आपने कही कि पाकिस्तान, अब देखना होगा कितना सबक इससे उसने लिया है। रमन, क्या वाकई में लग रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ सबक लिया है इससे, या फिर वही जो आतंकवाद वहां पर इस तरीके से फैल रहा है उसी को बढ़ावा देना है और जो वहां की पाकिस्तानी फौज करती है वही वहां पे करना है? क्योंकि हम खबरें अब ये भी आ रही है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चा छिड़ गई है। अब नजर आने लगा है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों के बीच सनातनी वहां पे बन रही है। देखिए, ये अगर सारा माहौल बनाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से ही की गई है, क्योंकि लगातार उनको इस बात को लेकर सचेत किया जा रहा था कि अगर जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला जो आसिम मुनीर ने करवाया है, अगर वो होगा तो भारत इसका सख्त रिटेलिएशन जो है भारत की तरफ से दिया जाएगा, जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वैसा ही हुआ, भारत ने उसी सख्त लिहाजे के साथ जो है वो रिटेलिएट किया। लेकिन आसिम मुनीर के क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ या फिर जियाउल हक की तरह एक बार
फिर पाकिस्तान के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उसको हटाकर खुद सत्ता पर जो है आसीन होना चाहते हैं। तो इसीलिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने इतना बड़ा जो है वो कदम उठाया और पाकिस्तान की जो जनता है उसको युद्ध जैसे हालात के अंदर जाकर झोंक दिया। अब इतना नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हो चुका है। 11 एयर स्टेशन जो एयरफोर्स स्टेशन है वो ध्वस्त हो चुके हैं। कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनके तबाह हो चुके हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 45 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत जो है वो हुई है। अभी ये जो सामने आई हैं, अभी और न जाने कितनी ऐसी जानें होंगी जिनका अभी तक काउंट नहीं हो पाया है। तो लगातार जो है वो बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से किया गया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी सुधर नहीं सकता है। बिल्कुल, लेकिन रमन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब राजनीति करता हुआ दिख रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कल दिन भर यही चर्चा चलती रही कि इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा था कि उस वक्त ये फैसला लिया गया, लेकिन तब हालात कुछ और थे और शशि थरूर भी इस बात को बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि देखिए उस वक्त के हालात कुछ और